हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स। यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के क्वेश्चन पेपर को डिटेल में एनालिसिस हम कर रहे हैं। पब्लिक फाइनेंस 15 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे और उसके बाद इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो टोटल आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे 17 क्वेश्चंस। इससे पहले वाले जो सीरीज थी पार्ट 1 to 3 उसमें हमने माइक्रो, मैक्रो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड, मनी एंड बैंकिंग ये सब कवर कर लिया है। अब इसमें पब्लिक फाइनेंस के 15 क्वेश्चंस और 2 क्वेश्चन इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स से डिस्कस करेंगे। सो जितने भी क्वेश्चंस ये हैं, ये 15 क्वेश्चन पब्लिक फाइनेंस के, इसमें से श्योर है कि 12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको अभी आते हैं बिना कुछ प्रैक्टिस किए। ठीक है, अब इसमें से आपने ट्रिक यूज करनी है। नेक्स्ट एग्जाम में आप डेफिनेटली यहां से इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो इस बार आपको क्या करना है, देखो बजट 25-26 से पूछा था लास्ट दिसंबर में। अभी जून 2026 में जो क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं वो आ सकते हैं बजट 2026-27 से। तो ये बिल्कुल कवर करके जाना है, डिटेल में इसको पढ़ना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो पेंशन एज परसेंटेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, रुपीज गोज रुपीज कम्स, ये जरूर आपको करना है। चलिए पेंशन, अब देखो सबसे छोटा जो शेयर होता है ना रुपीज गोज में, वो पेंशन का ही होता है 4%, 5%। तो यहाँ भी देखो पेंशन सबसे छोटा है 4%। बस आपको थोड़ा लॉजिक भी यूज करना है। ठीक है, 4% है तो अब एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। फर्स्ट का 4, यहाँ दोनों में फर्स्ट का 4 है, तो ये 2 ऑप्शन जो फर्स्ट 2 ऑप्शन है ये हट गए, है ना। तो एलिमिनेशन मेथड यूज हो गया, 50-50% चांस है। नेक्स्ट है स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज एज परसेंटेज ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस कितना है 22%, तो ये हो गया 1/4 हमारा सही हो रहा है। टैक्स जीडीपी रेशियो, मतलब जीडीपी का कितना टैक्स के रूप में आता है हमारा, वो है 18% ऑफ जीडीपी। सो इट इज 18% ऑफ जीडीपी सेकंड। और डेट टू जीडीपी रेशियो, हमारे जीडीपी का कितना एक्सटर्नल डेट है हमारे ऊपर, 81.3%। ठीक, तो ये हमारे जो क्वेश्चन है बन गया सही, दैट इज 4th वन। ठीक है, अब अपकमिंग एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आया, आपको छोड़ना नहीं है। ठीक, आइए अब बात करते हैं आगे। क्वेश्चन कहां से आएंगे आपको, देखो ये बजट 25-26 से क्वेश्चन पिछले एग्जाम में भी बने थे, तो यही वाला क्वेश्चन बना था। ठीक, अब ये वाला जो करंट है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। ये वाले जो डाटा है, ये वाला करंट डाटा है, इसको ध्यान रखना है आपको। ये वाला, ये क्वेश्चन तो आपका पिछले वाला ही था, बट ये वाला जो डाटा है 2026-27 वाला, ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। चलिए, इसमें रुपीज कम्स भी है और रुपीज गोज भी है। ठीक, रुपीज गोज वाला भी है, याद रखना ये काफी इंपॉर्टेंट है, दैट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए, तो रुपीज गोज में ही आपको करना है और रुपीज कम्स भी करना है। और रुपीज कम्स में याद रखिएगा, बोरोइंग लाइबिलिटीज सबसे 24% टॉप पे है, इनकम टैक्स 21 पे है, कॉर्पोरेशन टैक्स 18%, जीएसटी उसके बाद 15%, ये सबसे ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक, और वहीं अगर हम रुपीज गोज की बात करेंगे तो रुपीज गोज भी देखो सबसे ज्यादा है, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस, इंटरेस्ट पेमेंट 20, सेंट्रल सेक्टरल स्कीम्स 17%, डिफेंस 11%, ये सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। फिर उसके बाद छोटा मोटा जो शेयर है वो बाद में। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 2025 दिसंबर वाले में। अब इसमें भी क्वेश्चन पूछा है, ये भी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। ये जो 15 फाइनेंस कमीशन है, 14 फाइनेंस कमीशन, उनकी जो एक वर्टिकल टैक्स डिवोल्यूशन है उससे दिया गया क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखो हमें याद कौन सा रहेगा, जो रिसेंट वाला है। 15th फाइनेंस कमीशन जो है वो रिसेंट वाला है। याद रखना, आप 16th फाइनेंस कमीशन की भी रिकमेंडेशंस पूछी जा सकती हैं एग्जाम में। देखो 15 फाइनेंस कमीशन बहुत आपका लेटेस्ट है, तो ये आपको बहुत जल्दी याद होगा। 15 फाइनेंस कमीशन में ये बोला गया है कि टैक्स डिवोल्यूशन होना चाहिए 41%। ठीक है, वर्टिकल टैक्स डिवोल्यूशन 41%, पहले ये 42% था। तो हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगा आंसर, दैट इज सेकंड का 1। तो इस लाइन में अगर हम बी देखेंगे ना, इस लाइन में बी देखेंगे तो बी का 1 सिर्फ एक में ही है, तो आपका आंसर यहीं से बन जाएगा। फिर भी हम 14 पे भी चलते हैं, उससे पहले वाला 14, इसमें था वर्टिकल टैक्स डिवोल्यूशन 42%। ठीक, तो यहाँ पे 42%, तो ये हो गया फर्स्ट का 2। उसके बाद 12th फाइनेंस कमीशन, एंड 12th फाइनेंस कमीशन दैट इज स्टेट शेयर हो गया 30% ऑफ सेंट्रल टैक्सेस, और 13th का हो गया 32%। अब क्वेश्चन ये वाला जो है आपका, ठीक है, जो राइट है 4th है। नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम में ये बनेगा, दैट वन इज मोस्ट आईएमपी, क्योंकि इस बार के बजट में ये बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन्होंने ये मेंशन किया, 16 फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी वो इंपॉर्टेंट, वो मेंशन की। अब ये बात मान के रखिएगा, आप ये यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा बन गए हैं, तो ये वाले आप क्वेश्चंस बिल्कुल इसको अंडरस्टैंड बिल्कुल मत करना। ठीक है, यहाँ इनकम डिस्टेंस 15 में 45 था, अब 42.5 हो गया है। याद रखना, एरिया 15 था वो 10 हो गया है। पॉपुलेशन 2011 के हिसाब से 15 था, अब 17.5 हो गया है। ठीक, अब और भी चीज, एक चीज ये ऐड हुआ है, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी 10। ठीक है,
और ये वाला जो था टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स ये हट गया यहाँ से। ठीक, चलिए तो ये आपको जरूर याद करना है। 16 फाइनेंस कमीशन का भी क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया ऑफ डिवोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द फाइनेंस कमीशन विद इट्स चेयरमैन। हालांकि आंसर आपको दिख गया है, फिर भी हमें क्या है लॉजिक समझना है यहाँ पे। सबसे पहले जाना है हमें चेयरमैन के साथ 15 फाइनेंस कमीशन, क्योंकि ये तो हमें याद रहना चाहिए। 15 फाइनेंस 16 फाइनेंस याद रहने चाहिए ना। 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है, थोड़ा कमेंट करेंगे। चलिए क्योंकि ये बहुत बेसिक है, आएगा पीजीटी लेवल पे भी, आगे भी यूजीसी में भी। 15 फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है दैट इज एनके सिंह, नंद किशोर सिंह। ठीक है, तो एनके सिंह ये याद है, आरके सिंह तो कोई है ही नहीं। चलिए वाई भी रेडी, ये हो गया गलत। अब हमें क्या करना है, जहां भी डी है उसको हटा देना है। डी यहाँ है, डी अब अगेन 50-50% चांस रह गया। फिर आना है 14 फाइनेंस कमीशन पे, उसके बाद 14 हमें याद रहेगा, तो यहाँ है वाई भी रेडी। ठीक है, तो वाई भी रेडी है, तो ये भी हो गया गलत। तो आरके सिंह तो कोई है ही नहीं, एनके सिंह थे 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन। चलिए तो ये सी भी हट गया, तो हमारे पास ये भी हट गया सी, बस बचा आपके पास यही आंसर। 12th फाइनेंस कमीशन सी रंगाराजन, और 11th फाइनेंस कमीशन ए एम खुशरो। ठीक है, राइट आंसर है 4th। चलिए तो ये वाला जो है यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन अब आपको क्या करना है, लास्ट के 4 या 5 कर लीजिएगा और फर्स्ट के 3 और 4 कर लीजिएगा, बस यही से ही क्वेश्चन बन जाएगा आपका, है ना। फर्स्ट के 3-4 कर लेना और लास्ट के 4 to 5 कर लेना याद। आराम से क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे यहाँ से, हमेशा ही बने हैं हम, तो यहाँ से भी बनेगा। देखो यहाँ से भी 11th से पूछ लिया इस बार, 11th भी, 12th भी, 13, 14, 15, 16 करके जाइएगा, बन सकता है आंसर क्वेश्चन आपका नेक्स्ट में। चलिए क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। असर्शन एंड रीजनिंग है, बट इसको हम लोग इजी लैंग्वेज में समझेंगे। ठीक है, हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी। असर्शन क्या कह रहा है, स्टेटमेंट ये है कि प्राइस ऑफ डीजल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, कह रहा है डीजल और पेट्रोलियम के प्रोडक्ट जो हैं वो अलग अलग यूपी में अलग हैं, और यूपी के बाद पंजाब में इनके प्राइस अलग हैं। ठीक, ऐसा है, बिल्कुल सही है, ये असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे कुछ आंसर्स, कुछ ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे, जैसे ए इज नॉट करेक्ट है, तो ये हट गया। ठीक है, अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचे, तो ए तो क्योंकि असर्शन तो राइट ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रीजन क्या हो सकता है ये देखते हैं। क्या ये अलग अलग प्राइस का रीजन क्या है। रीजन कह रहा है द अबव प्रोडक्ट्स हैव नॉट येट बीन ब्राउट अंडर कवरेज ऑफ जीएसटी बाय द जीएसटी काउंसिल, क्योंकि इन पे जीएसटी नहीं लगता। अगर जीएसटी लगता तो 28% जीएसटी लगता पंजाब में भी और यूपी में भी। ठीक है, तो इनका प्राइस जो है वो सेम रहता। अब इस पे जीएसटी तो है नहीं, अपनी अपनी स्टेट अपनी अपनी वैट वगैरह यूज कर रहे हैं, तो इसलिए अपने अपने टैक्सेस यूज कर रहे हैं, कोई ज्यादा कोई कम, तो इसलिए इसका प्राइस क्या रहता है, कम या ज्यादा। ठीक है, तो रीजन बिल्कुल करेक्ट है, तो दोनों ही करेक्ट हैं। ठीक है, यहां से हमारा ऑप्शन बनेगा राइट। अब एक्सप्लेनेशन करेक्ट है कि नहीं है, देखो अगर आपका रीजन, बहुत सारी कंफ्यूजन होती है कि ये राइट होना चाहिए या नहीं, उसका लॉजिक ये है, अगर आपके स्टेटमेंट का लॉजिक आपको यही लगता है, ठीक है, बिल्कुल रीजन यही है इसका, बस आंख बंद करके लगा दो कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। और अगर आपके जो रिलेशन ही नहीं करता, दो आपके स्टेटमेंट रिलेट ही नहीं कर रहे, तो उस केसेस में नॉट, आप ये लिख सकते हो नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बट यहाँ तो रीजन ही वही है मेन, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन आ गया। ठीक है, तो 1 इज करेक्ट। चलिए तो जीएसटी, इसमें क्या होता है, डिफरेंट वैट्स रेट होते हैं, तो इसलिए प्राइस अलग अलग है, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में ये अलग अलग प्राइस से बिकता है। अगर जीएसटी होता तो सेम रेट में बिकता। चलिए नेक्स्ट, विच टैक्स इज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज डेस्टिनेशन टैक्स। जीएसटी पे हमने इतने सारे एमसीक्यूज बनाए हैं पिछले वीडियोस में, तो वहां से भी ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स एमसीक्यूज में भी था कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्या होता है। तो इट इज जीएसटी। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स वो होता है कि आप ये गुड्स जहां मर्जी बने, ठीक है, एक गुड्स है कि वो हरियाणा में बना हुआ है कोई गुड्स, ठीक है, फरीदाबाद में बना, और वो सोल्ड जाके होता है, उसके बाद गोवा में जाके सोल्ड हो गया, कहीं गोवा में सोल्ड होता है, तो ये जीएसटी कहाँ लगेगा, हरियाणा में लगेगा या गोवा में लगेगा, तो ये जीएसटी लगेगा गोवा में। इट इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, जहां ये कंज्यूम हुआ है, जहां कंज्यूम होगा वहीं टैक्स लगेगा, उसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन या फिर उसका जो पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन है वो नहीं इसमें जोड़ना। तो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है हमारा जीएसटी। ठीक है, बाकी और भी देख लीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है जीएसटी। बाकी देखो, कस्टम ड्यूटी हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगता है, कॉर्पोरेट कंपनी की प्रॉफिट पे लगता है, और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ये इसको हम ओरिजिन बेस्ड बोलते हैं। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बोल सकते हो आप कि सोर्स ऑफ ओरिजिन पे लगता है, जहां से प्रोडक्शन हो रहा है। चलिए एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ द फिगर। इसमें प्राइमरी डेफिसिट पता करना है। अब आपको पता होगा कि व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट सभी को पता है, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ये बहुत बार पूछा जा चुका है,
अपकमिंग एग्जाम में भी पूछेगा, पीजीटी लेवल पे तो ये बहुत बार आ जाता है क्वेश्चन। चलिए, तो अब इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले फिजिकल डेफिसिट पता करना है। तो फिजिकल डेफिसिट होता क्या है? फिजिकल डेफिसिट होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। अब याद रखना, इस टोटल रिसिप्ट में ये होता है अदर देन बोरोइंग, ठीक है, अदर देन बोरोइंग, इसमें बोरोइंग ऐड नहीं होता। अब इसका भी रीजन क्या है वो भी देख लो। अब टोटल एक्सपेंडिचर में दो चीजें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों आ गया। सपोज करो कि एक इकोनॉमी, हमारी इंडियन इकोनॉमी में 200 करोड़ का हो जाता है टोटल एक्सपेंडिचर, और टोटल रेवेन्यू, याद रखना कि टोटल रेवेन्यू हो पाता है सिर्फ 150 करोड़ का, ठीक है। तो फिजिकल डेफिसिट कितना होगा? तो सिंपल सी बात है, फिजिकल डेफिसिट 50 करोड़ का होगा, ठीक। तो हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर हो गया 200, टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग, बोरोइंग ऐड नहीं है इसमें, बोरोइंग 150 करोड़ का रिसिप्ट हुआ टोटल। अब इसमें फिजिकल डेफिसिट हुआ 50, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करेगा? बोरोइंग लेगा। गवर्नमेंट बोरोइंग कितना लेगा? बोरोइंग लेगा 50 करोड़, ठीक है। 50 करोड़ लेगा और यहाँ ऐड कर देगा अपने रिसिप्ट में, तो कैपिटल रिसिप्ट है तो यहाँ ऐड कर देगा। अब गवर्नमेंट का ये होगा कि जो एक्सपेंडिचर है और जो रिसिप्ट है दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है, तो इकोनॉमी बैलेंस हो जाएगी। तो इसीलिए हम बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट इज ऑलवेज इक्वल टू बोरोइंग, ठीक है। आई होप कि याद आपको रिकॉल हो गया होगा, फिजिकल डेफिसिट ऑलवेज इक्वल टू बोरोइंग, इसीलिए हम बोलते हैं। इंटरव्यू में कई बार आ जाता है वाई, ठीक है, तो यही रीजन है। चलिए अब बढ़ते हैं ऑप्शन की तरफ। तो ये क्या कह रहा है? फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, ठीक है, अदर देन बोरोइंग्स, ठीक, याद रखना। चलिए टोटल रिसिप्ट इसको भी मेंशन कर देते हैं, दैट इज अदर देन बोरोइंग, याद रखना। नेक्स्ट, चलिए टोटल एक्सपेंडिचर डायरेक्ट दिया हुआ है, टोटल एक्सपेंडिचर डायरेक्ट दिया है, दैट इज 8,600 माइनस। अब उसके बाद टोटल रिसिप्ट। अब टोटल रिसिप्ट में देखो, टोटल रिसिप्ट में टोटल कैपिटल रिसिप्ट है, टोटल कैपिटल रिसिप्ट में इंक्लूड है बोरोइंग्स, बोरोइंग आपका ऑलरेडी है, तो इसको हम लोगों ने कुछ नहीं करना क्योंकि इसमें बोरोइंग ऑलरेडी है। हमें चाहिए अदर देन बोरोइंग, जिसमें बोरोइंग ऐड नहीं हो, ठीक। अब इसके बाद देखो हमें दिया हुआ है दैट इज टोटल रिवेन्यू रिसिप्ट, तो ये हो गया रिवेन्यू रिसिप्ट, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट रिवेन्यू रिसिप्ट प्लस, अब इसमें हमें जोड़ना है अदर देन बोरोइंग्स, बोरोइंग नहीं जोड़ना। देखो कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है ना, कैपिटल रिसिप्ट जो है हमारा वो है एक बोरोइंग भी है, लेकिन इसमें बोरोइंग ऐड नहीं है। अब इसमें ऐसा रिसिप्ट जोड़ना है जिसको हम बोलते हैं नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट, मतलब ऐसा कैपिटल रिसिप्ट जो आपका डेप्ट क्रिएट नहीं करता, जो लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करता, ठीक है। तो वो दिया हुआ है यहाँ पे, देखो जो लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करता। देखो रिकवरी ऑफ लोन्स ऐसा है जो कैपिटल रिसिप्ट ही है बट ये लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करेगा, तो ये हो गया रिकवरी ऑफ लोन्स, ठीक है, रिकवरी ऑफ लोन्स। प्लस आपका डिसइन्वेस्टमेंट, देखो ये भी कैपिटल रिसिप्ट है, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए? नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट चाहिए जो डेप्ट क्रिएट ना करते हो। तो बोरोइंग ऐड करोगे तो डेप्ट वो लायबिलिटी क्रिएट करेगा, तो इसीलिए डिसइन्वेस्टमेंट भी क्या है आपका? नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब इनको प्लस कर देते हैं, चलो प्लस माइनस जो भी है 8,600 माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट कितना हुआ हमारा? रिवेन्यू रिसिप्ट दैट इज टोटल रिवेन्यू रिसिप्ट 5,600, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये भी हम लोग प्लस कर देते हैं, रिकवरी ऑफ लोन्स दैट इज 150, उसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट हुआ 400, ठीक। तो टोटल हमारे पास फिजिकल डेफिसिट जो हो गया 8,600 माइनस इसको हम पूरा प्लस कर देते हैं, दैट इज 6,000 और 6,150। तो टोटल हमारे पास ये जो गैप बच जाता है वो अप्रोक्स बच जाता है 2,450। तो ये हो गया फिजिकल डेफिसिट। चलिए तो फिर वहीं चलते हैं आगे, फिजिकल डेफिसिट, ठीक। तो फिजिकल डेफिसिट में से माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट पेमेंट। चलिए तो हमारे पास बचेगा क्या? प्राइमरी डेफिसिट। तो फिजिकल डेफिसिट ये हो गया, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट कर देते हैं। इसमें कितना इंटरेस्ट पेमेंट? 800, दैट इज इसमें माइनस कर देते हैं 800। तो हमारे पास बचा कितना? ये 24 में से 8 गया, दैट इज 16, दैट इज 1650, ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट इज 1650। तो ये हो गया हमारा 1650, एक थर्ड वन। सो इस टाइप का क्वेश्चन ना बहुत बार आता है, और बहुत बार फिजिकल डेफिसिट की जो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत बार जो फिजिकल डेफिसिट के फॉर्मूलाज हैं वो खुद में ही कंफ्यूजिंग रहते हैं कई बार, तो आप लोग उनको ब्रेकअप करके उनका याद रखना। नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट का ये पॉइंट समझना आप, क्योंकि यहां से ही क्वेश्चन कंफ्यूजिंग रहते हैं। बोरोइंग नॉन डेप्ट क्रिएटिंग नहीं है, नॉन डेप्ट क्रिएटिंग वो होते हैं जो आपका डेट क्रिएट नहीं करेंगे, जो लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करेंगे। तो यहां से कई बार ना क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। चलिए 7th क्वेश्चन देखो क्या पूछा है। एज पर डेल्टन्स ऑप्टिमम पॉपुलेशन फॉर्मूला डिफाइंड एज m इज इक्वल टू a माइनस o अपॉन a। तो इसका मतलब क्या कह रहा है? देखो ये डेल्टन्स क्या कहता है, ऑप्टिमम पॉपुलेशन फॉर्मूला में ऑप्टिमम जो इसकी पॉपुलेशन है
वो होती है सीधा हम लोग आंसर की तरफ भी चलते हैं। ये कह रहा है जब एक्चुअल पॉपुलेशन आपकी ऑप्टिमम पॉपुलेशन के बराबर हो, ठीक है। ये कह रहा है ऑप्टिमम पॉपुलेशन वो है दैट अकर्स व्हेन एक्चुअल पॉपुलेशन इज इक्वल टू ऑप्टिमम पॉपुलेशन। तो उसी को टर्म से दिया है ऑप्टिमम पॉपुलेशन, मतलब जब आपका एक एक्चुअल पॉपुलेशन और ऑप्टिमम पॉपुलेशन ये है कि मतलब एक आपकी बहुत बेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ या फिर बेस्ट पॉपुलेशन का लेवल, ठीक। तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन और एक्चुअल पॉपुलेशन जब बराबर है तो उसी को ऑप्टिमम पॉपुलेशन बोल रहा है। तो यहाँ पे जब भी ये दोनों बराबर होंगे तो ए इक्वल टू ओ, तो जब है ही दोनों एक दूसरे के बराबर तो इनका जब रेशो हम जब निकालेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो ये कह रहा है एम इज 0। सो एम इज द डिग्री ऑफ माल एडजस्टमेंट, ए इज एक्चुअल पॉपुलेशन, ओ इज लेवल ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन, ठीक। तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन कह रहा है कि कहाँ पे आएगा जब एम इज इक्वल टू 0, क्योंकि ए एक्चुअल पॉपुलेशन इज इक्वल टू ऑप्टिमम पॉपुलेशन। चलिए अगर क्या हो कि m ज्यादा हो तो पॉजिटिव इंडिकेट करेगा कि ओवर पॉपुलेशन, और अगर m लेस देन 0 हो देन नेगेटिव, ये इंडिकेट करेगा अंडर पॉपुलेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स आर कॉल्ड क्लब गुड्स। क्लब गुड्स कौन कौन से होते हैं। अब देखो क्लब गुड्स की दो बहुत बेसिक एजम्पशन है कि ये एक्सक्लूडेबल होते हैं। एक्सक्लूडेबल होते हैं, एक्सक्लूडेबल मतलब आप इनको मना भी कर सकते हो किसी को यूज करने के लिए, ठीक है। और उसमें कुछ फीस आपको लेनी पड़ेगी, कुछ मेंबरशिप फीस लेनी पड़ेगी, तो इसमें क्या है आप एक्सक्लूड कर सकते हो किसी को। और दूसरा ये है ये नॉन राइवल है। नॉन राइवल कहने का मतलब है किसी एक के यूज करने से दूसरे के लिए कम नहीं होंगे, लेकिन एक बात याद रखना कुछ लिमिट तक, ठीक। नॉन राइवल है बट अप टू, ठीक है, लिमिट, एक लिमिट तक ये कोई आप यूज करोगे तो दूसरे के लिए कम नहीं होंगे। तो सबसे पहली बात है कि एक्सक्लूडेबल है, आप मना कर सकते हो किसी को भी, और दूसरी बात ये नॉन राइवल है, ठीक है। जो बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे एक स्विमिंग पूल बेस्ट एग्जांपल है और एक जिम बेस्ट एग्जांपल है क्लब गुड्स का, ठीक है। सो दैट इज बी एंड डी। तो फर्स्ट वन दैट इज बी एंड डी। तो और डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। तो एक्सक्लूडेबल है, आप लोग क्या कर सकते हो, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो किसी को, जैसे फीस है, मेंबरशिप है वगैरह। तो नॉन राइवल भी है कुछ लिमिट तक, एक पर्सन के यूज करने से दूसरे के लिए कम नहीं होगा। लेकिन हाँ अगर कुछ केसेस में जैसे रोड है, ठीक है, रोड अब यूज होगी एक के लिए, ऐसा नहीं है कि दूसरे के लिए कम हो जाएगी, बट हाँ अगर आप साइमल्टेनियस एक साथ ही यूज करें उसको तब हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए, ठीक। सो 1% डजंट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस अवेलेबिलिटी फॉर अदर, ठीक है। इसमें कुछ एग्जांपल भी हैं जैसे स्ट्रीम नेटफ्लिक्स हो गया, ठीक है, जियो, अच्छा नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया आपने तो ऐसा होना कि दूसरे के लिए कम हो जाएगा, हाँ एक लिमिट तक ही है। अगर इसमें बम्पर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा या फिर ट्रैफिक लोड बढ़ जाएगा, इसमें हो सकता है कि सर्वर क्रैश कर जाए इसका भी, ठीक। जिम का भी मेंबरशिप वही है, ठीक है। तो ये कुछ सिनेमाज वगैरह के प्राइवेट पार्क्स वगैरह एग्जाम्पल हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कह रहा है कि इंक्रीज इन फिजिकल डेफिसिट लीड टू। फिजिकल डेफिसिट जब बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं और अब भी आगे बनेंगे। देखो फिजिकल डेफिसिट जब बढ़ेगा, फिजिकल डेफिसिट होता है बोरोइंग, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट जब बढ़ेगा, घाटा जब बढ़ेगा तो घाटा गवर्नमेंट पूरा कहां से करेगी, पूरा करेगी बोरोइंग से, तो बोरोइंग बढ़ेगा, ठीक है। बोरोइंग बढ़ता है फिर से वही बात, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर करती है, गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ाती है। सो इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, तो इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, ये बढ़ता जाता है बस। सो गवर्नमेंट का स्पेंडिंग भी बढ़ेगा, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा, बोरोइंग बढ़ेगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी बढ़ेगा, तो ये भी सही है, ठीक। नेक्स्ट, अब इससे क्या होगा, इंक्रीज इन डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट्स। जैसे ही गवर्नमेंट का बोरोइंग बढ़ेगा, याद रखना जैसे ही गवर्नमेंट का बोरोइंग बढ़ेगा और डिमांड फॉर लोन्स भी बढ़ेगा, डिमांड फॉर लोन्स भी उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि मार्केट से लोन लेगा, जो गवर्नमेंट है लोन कहां से लेगा, मार्केट से। तो डिमांड फॉर लोन्स, हो सकता है कि अपने बॉन्ड सेल करे, ठीक है, बॉन्ड सेल करेगा और इससे क्या है लोग ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड खरीदेंगे और गवर्नमेंट को लोन देंगे, ठीक। तो मतलब बोरोइंग बढ़ेगी, डिमांड फॉर लोन्स इंक्रीज। अब जब डिमांड फॉर लोन्स इंक्रीज होगा ना, एक टाइम ऐसा आएगा जहां आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे ही मनी का सप्लाई बढ़ेगा, मनी सप्लाई कह लो या फिर मनी की लेन देन बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है मनी की, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेंट्रल अथॉरिटी को क्या करना पड़ेगा, ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। डिमांड फॉर मनी एकदम से बढ़ रही है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर ऊपर जाएगा, ठीक। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज जाएगा डोमेस्टिक, ठीक। थर्ड में कह रहा है दैट इज फॉल इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। देखो जब भी बोरोइंग गवर्नमेंट बढ़ाता है, गवर्नमेंट फिजिकल डेफिसिट को कहां से पूरा करता है, बोरोइंग से, और बोरोइंग बढ़ा रहा है
तो अपना खुद ही इन्वेस्टमेंट कर रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रहा है, खुद ही एक्सपेंडिचर कर रहा है, मतलब खुद ही इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो इससे होगा क्या, जो प्राइवेट इन्वेस्टर है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं क्राउड आउट इफेक्ट। ठीक है, क्राउड आउट इफेक्ट क्या होता है, बेसिकली आपने क्राउड को बाहर फेंक दिया। ठीक है, जो क्राउड था, जो पॉपुलेशन आपका इन्वेस्ट कर रहा था प्राइवेट, उसको आपने बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फॉल होगा, ये भी सही है। और नेक्स्ट, फॉल इन टोटल बोरोइंग्स, बोरोइंग फॉल नहीं होगा, बोरोइंग आपका इंक्रीज होगा। ठीक है, बोरोइंग आपका इंक्रीज होगा फिस्कल डेफिसिट बढ़ने से। तो ए बी सी जो है ना, ये करेक्ट है। ठीक, चलिए, तो जो यही चीज समझाई है, इसी चीज को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये वही चीज है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कह रहा है इन केस ऑफ बैलेंस बजट मल्टीप्लायर। चलो, बैलेंस बजट मल्टीप्लायर होता क्या है, पहले इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। देखो, बैलेंस बजट मल्टीप्लायर में होता ये है कि गवर्नमेंट का टैक्सेस, याद रखना, पहले गवर्नमेंट के पास दो चीजें मेन है, एक गवर्नमेंट के पास एक एक्सपेंडिचर है, और गवर्नमेंट के पास दूसरा टैक्सेशन है। ठीक है, याद रखना कि गवर्नमेंट ना एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, इन्हीं दो टूल्स के लेके बना देता है। ठीक, एक हालांकि बोरोइंग भी है और एक्सटर्नल डेप्ट भी लेता है गवर्नमेंट। चलिए, तो ये कह रहा है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मान लो 1% से बढ़ा। ठीक है, 1% आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा, तो आपका टैक्सेशन भी, गवर्नमेंट 1% टैक्सेशन भी बढ़ाएगी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम भी 1% से बढ़ना चाहिए। हाँ जी, चलिए दोबारा समझ लेते हैं। बैलेंस बजट मल्टीप्लायर का मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 1% बढ़ेगा, चलो 10% लगा देते हैं, या 5% का एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ जेन्युइन लगेगा। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 5% बढ़ा, तो गवर्नमेंट शुड रेज टैक्सेस फॉर 5%, 5% से टैक्सेस बढ़ाने चाहिए उसको। और नेशनल इनकम भी कितने परसेंट से बढ़ेगा, 1% से नहीं, 5% से, है ना। तो ये भी 5 से ही बढ़ेगा। तो तीनों किस रेट से बढ़ रहे हैं, सेम रेट से बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए इसकी जो वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तीनों एक रेट से ही बढ़ रहे हैं। चलिए, अब आते हैं ऑप्शन की तरफ। सो आउटपुट, अच्छा एक बात ना, आपने बिल्कुल अंडरस्टूड हो जाना था यहाँ पे, जहां पे भी लेस देन मोर देन, उसका क्या काम है बैलेंस बजट में। तो लेस देन मोर देन करोगे तो बैलेंस बनेगा ही नहीं, है ना। सबसे पहले यही आपका एलिमिनेशन यूज हो जाना चाहिए। तो आउटपुट इंक्रीज लेस देन इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ये कह रहे हैं नेशनल इनकम कम बढ़ा, नेशनल इनकम 4% बढ़ा, टैक्सेस और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 5% बढ़ा, तो ये है बिल्कुल नहीं है। फिर कह रहा है आउटपुट इंक्रीज मोर देन आउटपुट, नेशनल इनकम आपका 6% बढ़ गया, बाकी चीजें 5% बढ़ी, ये भी नहीं है आपका। गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेस आर रेज्ड इन इक्वल अमाउंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टैक्सेशन सेम अमाउंट में बढ़ा, जिस अमाउंट में आपका नेशनल इनकम बढ़ा। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन सही है, सी एंड डी। तो सी एंड डी करेक्ट है। आगे से कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इजिली इसका आंसर दे पाओगे। चलिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना आपको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन द पब्लिक रेवेन्यू इंक्रीज बाय मोर देन 1%। हाँ जी, पब्लिक रेवेन्यू बढ़ा कितना, 1% से ज्यादा, और जीडीपी कितना बढ़ा, 1%। हाँ जी, तो इसको क्या बोलेंगे हम, बहुत ही इजी इसमें ऑप्शन दिए हुए थे। टैक्स बुयंसी हम लोग इसको बोलते हैं, जिसमें टैक्स रिवेन्यू, इसमें क्या होता है, जो हमारा टैक्स रिवेन्यू है, परसेंटेज टैक्स रिवेन्यू है और परसेंटेज जीडीपी ग्रोथ है। ठीक, तो इसमें ये कहता है कि टैक्स रिवेन्यू की ग्रोथ आपकी ज्यादा होनी चाहिए, और टैक्स जीडीपी ग्रोथ से, टैक्स रिवेन्यू आपको बढ़ा 10% से, जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी जो इंक्रीज हुआ आपका वो 5% है, तब ये बायंट कहलाएगा, टैक्स बोयंसी कहलाएगा। हाँ, लेस बायंसी भी हो सकता है, मोर बायंट भी हो सकता है, तो यहाँ टैक्स बोयंसी इसको हम बोलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, अगेन ये क्वेश्चन ना आप याद रखना, फिस्कल डेफिसिट से ही बहुत सारे क्वेश्चन बन गए। असर्शन एंड रीजनिंग। असर्शन ये कहता है डेफिसिट स्पेंडिंग बाय गवर्नमेंट लीड्स टू क्राउडिंग आउट इफेक्ट। देखो, यही क्वेश्चन बार बार बन गया। अब जिसका ये क्वेश्चन पक्का था, वो तीनों क्वेश्चन उसके ठीक हो गए होंगे। कह रहा डेफिसिट फाइनेंसिंग जो होगा, उसको कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट बोरोइंग करेगा, बिल्कुल सही बात है, और उससे क्राउडिंग आउट इफेक्ट होगा। कह रहा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो आउट हो जाएगा, जिसको हम क्राउडिंग आउट इफेक्ट बोलते हैं। बिल्कुल सही भी है, असर्शन कहीं भी गलत नहीं है, असर्शन बिल्कुल सही है। सो ये वाला ऑप्शन हमारा हट गया। आगे बढ़ते हैं, रीजन क्या हो सकता है इसका। इसमें कह रहा है गवर्नमेंट फाइनेंसेस डेफिसिट्स बाय बोरोइंग्स। अब ये कह रहा है कि जब गवर्नमेंट अपना जो डेफिसिट है वो बोरोइंग के थ्रू कवर करता है, ठीक है, फ्रॉम मार्केट, तब क्या होता है, मार्केट से बोरोइंग करेगा, देन द बॉन्ड प्राइस गोज अप। तो जो बॉन्ड प्राइस है वो अप चले जाते हैं, इंटरेस्ट रेट फॉल हो जाता है। ये क्वेश्चन, जब तक हम क्वेश्चन की जड़ तक नहीं पहुंचेंगे तब तक कंफ्यूजन बनी रहेगी। ठीक है, तो फिर से समझते हैं इसको वन बाय वन। चलिए, तो इसको हम लोग यहां से समझते हैं कि ये कह रहा है कि जैसे ही गवर्नमेंट फाइनेंसेस अपना बोरोइंग से करेगा, तो बोरोइंग से क्या होगा, बॉन्ड प्राइस अप जाएगा। ठीक,
तो याद रखना, जब भी मार्केट से बोरोइंग करेगा, ठीक है, तो बोरोइंग करेगा तो गवर्नमेंट बोरोइंग कहां से करेगा, गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करेगा, बॉन्ड इशू करेगा। बॉन्ड क्या होते हैं, अब ये भी देख लो कि बॉन्ड होता है एक पेपर जिसमें ये लिखा गया है कि आपको 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 10%। ठीक है, तो मतलब आपका 100 रुपए 110 हो जाएगा। नेक्स्ट, आपने 100 रुपए गवर्नमेंट को दिया, आपको कितना मिलेगा, 110 रुपए मिलेगा 1 साल के बाद। तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, बॉन्ड ले रहे हैं, बॉन्ड की डिमांड बढ़ रही है। ठीक, तो बॉन्ड की सप्लाई भी बढ़ गई, बॉन्ड क्योंकि गवर्नमेंट ज्यादा बोरोइंग किया, ज्यादा ज्यादा बॉन्ड सेल करना पड़ रहा है इसको। तो इसलिए क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पे डिमांड फॉर बॉन्ड्स, लोग ज्यादा से ज्यादा डिमांड कर रहे हैं बॉन्ड्स की, तो लोग, आप याद रखना, और लोन्स की डिमांड ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं। ठीक, तो याद रखना, जैसे ही मार्केट में बॉन्ड्स की सप्लाई बढ़ गई, ठीक है, बॉन्ड्स की सप्लाई ज्यादा होगी, तो बॉन्ड्स के प्राइस लो हो जाएंगे। उसका पीछे भी रीजन ये है, जैसे ही डिमांड फॉर लोन्स बढ़ेगी, मार्केट में लोग क्या देख रहे हैं, मनी 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 के पीछे भाग रहे हैं। तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई ये मॉनेटरी अथॉरिटी चुपके से क्या करेगी, भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगी। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और बॉन्ड प्राइस, इनका दोनों का रिलेशन है अपोजिट। ठीक है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो गया 20%, ठीक है, 10% से हो गया 20%, तब अब आपको 100 रुपए के बदले मिलेगा 120 रुपए। तो आपका जो ये बॉन्ड का प्राइस था, ठीक है, ये जो बॉन्ड प्राइस था, ये बॉन्ड प्राइस क्या हो गया, बॉन्ड प्राइस हो गया कम। ठीक है, नए इंटरेस्ट पे आपको नया बॉन्ड प्राइस मिलेगा, तो ये वाला जो बॉन्ड प्राइस है ऑटोमेटिक कम हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जाने से। तो देखो यहां तो हो जाएगा आपका बॉन्ड प्राइस गोस डाउन हो जाएगा, क्योंकि आपका जो बॉन्ड प्राइस, हमारा एग्जिस्टिंग बॉन्ड प्राइस तो यही है ना 10% वाला, तो ये हो गया बॉन्ड प्राइस डाउन, 110 रुपए मिल रहा है। ठीक, इंटरेस्ट रेट्स फॉल नहीं, इंटरेस्ट रेट आएगा यहाँ पे इंक्रीज, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, 20% हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ज्यादा से ज्यादा 120 मिलेगा, बट जो एग्जिस्टिंग प्राइस है वो क्या हुआ, वो फॉल हो गया अपने आप, दैट इज 110, बल्कि नया प्राइस क्या मिल रहा है, 120 मिलेगा। ठीक, तो इसलिए बॉन्ड प्राइस और इंटरेस्ट रेट का अपोजिट रिलेशन है। ठीक है, तो इसको एक स्क्रीनशॉट भी ले लेना। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ये है ना, रीजन गलत हो गया, असर्शन सही है। सो ए इज करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट। चलिए, तो ये पूरा ही जो मैंने समझाया है वही इसका मेन जिस्ट भी है, ये भी समझ लेना। जैसे गवर्नमेंट बोरो करेगा मार्केट से, बॉन्ड सेल करेगा, डिमांड फॉर फंड्स, मनी की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, कंपटीशन बढ़ेगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मॉनेटरी अथॉरिटी रेट ऑफ इंटरेस्ट राइज करेगा। इसलिए बॉन्ड प्राइस का रिलेशन देख लो, जैसे इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाता है बॉन्ड प्राइस नीचे आ जाता है। ठीक, चलिए एक और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, हालांकि इसका आंसर ही मेंशन है। अ थ्योरी एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ द इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड स्टेट एक्टिविटी। ये क्वेश्चन बहुत ही बार, न जाने यूजीसी में कितनी बार पूछ लिया है। पब्लिक एक्सपेंडिचर और स्टेट एक्टिविटी, ये वाला रिलेशन किसने दिया, तो अडॉल्फ वैगनर का हाइपोथेसिस है। अब ये कहते हैं कि 1880s का है इनका, जर्मनी की इकोनॉमी इन्होंने एक्सप्लेन की है, या फिर इंपीरिकल स्टडी है जर्मनी की। चलिए, तो इनका मतलब ये है कि इंडस्ट्रियलाइज इकोनॉमी में जो ग्रो करती है इकोनॉमी, इंडस्ट्रियलाइज इकोनॉमी जब ग्रो करती है तो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर फास्ट बढ़ना चाहिए, ठीक है, नेशनल इनकम से। ठीक, अगर नेशनल इनकम 10% से बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ये कह रहा है कि 15% से बढ़ना चाहिए। ठीक, एक्सपेंड फास्टर रेट देन नेशनल इनकम। चलिए 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, शंकराचार्य कमेटी शिफ्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम अप्रैल मार्च से, इनका ये प्रपोजल था कि जनवरी टू दिसंबर करो, सिंपल करो, ताकि हमें दो ईयर में फंसना ना पड़े, जनवरी टू दिसंबर हो, सिंपल फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो ये 2016 में इनकी रिकमेंडेशन थी। और नेक्स्ट है पार्थसारथी सोम कमेटी ऑन रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉज। रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉज क्या होते हैं, ये कभी क्वेश्चन ना पूछ ले। देखो, एक होता है कि आज के टैक्सेस 2026 में टैक्स लॉ चेंज किया गया, एक होता है कि ये टैक्स लागू होगा 2027 से। ठीक, तो ये तो हो गया हमारे, एक तो हम करंट हो गया, एक फ्यूचर का हो गया। अब एक है 2022, ये टैक्स 2022 से लागू होगा, पहले लागू ये नहीं था, अब इन्होंने गवर्नमेंट ने 2026 में अनाउंस कर दिया कि 2022 से लागू होगा, तो इसको हम बोलते हैं रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स। मतलब आपने पास्ट वाले प्रोडक्शन पे टैक्स लगा दिया, तो जितना ही प्रॉफिट हुआ है या फिर जितना ही प्रोडक्शन हुआ है उस पर टैक्स देना पड़ेगा इंडस्ट्री को या फिर मैन्युफैक्चरर को, तब इसको हम बोलते हैं रिट्रोस्पेक्टिव। ये वोडाफोन केसेस में हुआ है, वोडाफोन केस से टैक्स जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये 2012 से 2000
12 का ये टैक्स है। नेक्स्ट, विजय केलकर कमेटी, कौन नहीं जानता इस कमेटी को? रिकमेंडेशन दी थी कि जीएसटी भी होना चाहिए। विजय केलकर कमेटी एफआरबीएम एक्ट से भी जुड़ा हुआ है इनका नाम। चलिए, तो 2002 का इनका, ठीक है, जब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया आया था 2002 में, वहां भी इनका नाम जुड़ा हुआ है 2002 से। चलिए, अरविंद सुब्रमण्यम कमेटी ऑन रेवेन्यू जीएसटी, न्यूट्रल जीएसटी 2015। चलिए, तो सबसे पुरानी हमारे पास सी आ गई, फिर उसके बाद बी, और उसके बाद डी एंड देन ए। ठीक, तो हमारे पास थर्ड वन इज करेक्ट। चलिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना आप। लास्ट क्वेश्चन है पब्लिक फाइनेंस का। विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज आर नॉट कवर्ड बाय जीएसटी टिल नाउ? देखो, जीएसटी में ऑटोमोबाइल्स है, ऑटोमोबाइल्स में 18% जीएसटी है, टेक्सटाइल में 5% जीएसटी है, नॉर्मल क्लॉथिंग वगैरह पे। तो इलेक्ट्रिसिटी और अल्कोहल, ये दोनों बाहर हैं अभी भी, है ना। पता नहीं गवर्नमेंट कब इम्पोज करेगी इन पे जीएसटी। चलिए, सो इट इज बी एंड डी, बी एंड डी, फोर्थ वन इज करेक्ट। चलिए, अब बढ़ते हैं इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स और डेमोग्राफी। यहाँ हमें 2 क्वेश्चन देखने को मिले। ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से भी ना वही रटे रटाई क्वेश्चन आएंगे, बट कुछ कुछ इकोनॉमिस्ट के नाम इसमें नहीं मिले। देखो, जैसे मैच वन, केनेथ बोल्डिंग्स और एसी पिगू, इन दोनों के नाम तो आप पहले से ही जानते थे। ठीक है, सो केनेथ बोल्डिंग की जो थ्योरी है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये जो रिसर्च पेपर है इनके, या जो फेमस कॉन्सेप्ट है, ये देख लेना। कॉन्सेप्ट है बोल्डिंग का, स्पेसशिप अर्थ एंड इकोलॉजिकल लिमिट्स, 1966। ठीक है, तो स्पेसशिप अर्थ, यहाँ पे मेन काम ये है कि मेन काम हमें ये प्रूफ नहीं करना हमें आता है कि नहीं, मेन प्रूफ ये करना है कि हमें नेक्स्ट एग्जाम की भी तैयारी करनी है। चलिए, नेक्स्ट है जॉर्जिसु रोइजन। ठीक है, तो इनका कॉन्सेप्ट जो है दैट इज इकोनॉमिक आइडेंटिफाइंग एनर्जी एज अ लिमिटिंग फैक्टर इन इकोनॉमिक्स। तो एनर्जी एज अ लिमिटिंग फैक्टर हो गया। नेक्स्ट है एलाइनर ऑस्ट्रम, 2009 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, दैट इज मैनेजिंग कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज से रिलेटेड। ठीक, नोबेल लॉरिएट्स हैं। और एसीपी को कौन नहीं जानता, है ना, डेडवेट लॉ से जुड़े हुए हैं, पॉपुलेशन टैक्स से, दैट इज पॉल्यूशन टैक्स से जुड़े हुए हैं। ठीक, तो ये हमारा बन गया आंसर, दैट इज फर्स्ट का बन गया 2, तो यहाँ पे 3 एंड 4। ठीक है, बी का हो गया 4, बी का हो गया 4, तो फोर्थ वन इज राइट आंसर। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2, कोजियन बार्गेनिंग अप्रोच विल वर्क। अब कोजियन बार्गेनिंग अप्रोच की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो एजम्पशन है, वो आएंगी। देखो, जो सबसे छोटा एरिया है ना इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स का, उसमें से आपके कुछ ही टॉपिक्स आते हैं। देखो, एक तो कोजियन थ्योरी हो गया, हेडोनिक प्राइस थ्योरी हो गया, यहीं से यही क्वेश्चन बार बार आ जाते हैं। चलिए, तो इसमें जो राइट आंसर्स हैं उसकी तरफ चलते हैं। इसमें कोज ये कहते हैं कि अगर जितनी पार्टीज हैं, जैसे 2 भाई हैं, ए एंड बी है, तो इनकी जो प्रॉपर्टी राइट्स है ना, ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि ये ए की प्रॉपर्टी है और ये बी की प्रॉपर्टी है, ताकि इन दोनों भाइयों में कभी लड़ाई ना हो। ठीक, या 2 पार्टीज में कभी लड़ाई ना हो। तो इसलिए द राइट्स ऑफ बार्गेनिंग पार्टीज आर ट्रांसफरेबल। तो ये बात भी कहता है कि जितने भी ये पार्टीज हैं, उनके राइट्स ट्रांसफरेबल होनी चाहिए। अगर ए ने बी को बेचनी हो या बी ने सी को बेचनी हो, तो ट्रांसफरेबल रहे। ठीक है, ये है। बल्कि इसमें ना इस बार यूजीसी ने इसको सही नहीं माना। यूजीसी ने इसमें 2 ही ऑप्शन दिए, बल्कि ए ऑप्शन भी इसमें सही था। ठीक, दूसरा देखो क्या कह रहा है, द बार्गेनिंग पार्टीज आर इक्वली इन्फॉर्म्ड। जो बार्गेनिंग पार्टीज हैं वो इक्वली इन्फॉर्म्ड है, मतलब दोनों को, या जितनी पार्टियां सी, तीनों को सबको पता है कि क्या क्या लॉज हैं, या फिर क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी की जो जो खासियत है वो। तो बार्गेनिंग पार्टीज इक्वली इन्फॉर्म्ड है। ठीक है, ये एजम्पशन है। नेक्स्ट कह रहे थे प्रॉपर्टी राइट्स आर लीगली एस्टैब्लिश्ड। जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो लीगली एस्टैब्लिश्ड है, मतलब ए की प्रॉपर्टी राइट्स, बी की प्रॉपर्टी की, ये लीगली एस्टैब्लिश्ड है। ठीक है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कानूनी तौर पे, ठीक है, लीगल है। चलिए, तो ये भी सही है। नेक्स्ट अगर रिसोर्स आर यूनिवर्सली ओन्ड। देखो, अगर यूनिवर्सली ओन्ड, अगर कॉमन प्रॉपर्टी होगी, ये कॉमन प्रॉपर्टी है ए की और बी की, तो यहाँ ना लड़ाई झगड़े होते रहेंगे कि कौन सा पोर्शन इसमें ए है, कौन सा बी है। तो यहाँ पे आपका लीगली स्टैब्लिश्ड प्रॉपर्टी राइट नहीं है, तो इसलिए कोर्स कह रहा है लड़ाई झगड़े से बचना है। तो ये नहीं होना चाहिए, यूनिवर्सली ओन्ड नहीं चाहिए, आपका प्राइवेटली ओन्ड चाहिए, मतलब आपका वो प्रॉपर्टी आप लीगली ओन कर रहे हो। ठीक है, ताकि लड़ाई झगड़े ना हो। तो इसमें जो आंसर्स हैं, देखो, इसमें आंसर्स ए एंड बी एंड सी, ये तीनों सही बन सकते हैं, बट यूजीसी ये कह रहा है कि इसमें सिर्फ बी एंड सी सही है। बट हाँ, आंसर जो है ना, तीनों सही हो सकते हैं। ठीक, अब की एजम्पशन इसको देखो क्या है, वेल डिफाइंड एंड लीगली एनफोर्स्ड प्रॉपर्टी राइट्स। प्रॉपर्टी राइट्स क्या होने चाहिए, लीगली पता होने चाहिए कि किस किसकी ऑनर, किसका ऑनरशिप है, क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात कि ये ट्रांसफरेबल होना चाहिए, मतलब बाउट एंड सोल्ड इजीली हो जाए पार्टीज के बीच में। तीसरी बात, देयर इज नेगोशिएशन जो कॉस्ट होनी चाहिए वो जीरो होनी चाहिए।
नो कॉस्ट ऑफ बार्गेनिंग, नेगोशिएशन, एनफोर्समेंट और इन्फॉर्मेशन, इसकी कॉस्ट नहीं होनी चाहिए, दैट वन इज इंपॉर्टेंट। परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, बोथ पार्टीज नो द कॉस्ट ऑफ बेनिफिट्स और कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्शंस। ठीक, तो दोनों ही इक्वली इन्फॉर्म्ड, जो बात अभी आ रही थी, परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फिफ्थ, स्मॉल नंबर ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व, जितनी कम पार्टीज हो उतना ही एफिशिएंटली वर्क हो पाएगा, बार्गेनिंग फिजिबल हो पाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट, राशनल बिहेवियर, पार्टीज का जो है, देखो राशनल, जितने भी कंज्यूमर है वो राशनल है, अपना जो सेटिस्फेक्शन है या फिर प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज कर रहे हैं, मैक्सिमाइज देयर ऑन बेनिफिट्स। नेक्स्ट है नो वेल्थ और इनकम इफेक्ट इन्फ्लुएंसिंग डिसीजन। फाइनल लोकेशन जो होना चाहिए वो एफिशिएंट होना चाहिए, जिससे, ठीक है, ये चाहे जो भी, चाहे ए पार्टी है या बी पार्टी है सी पार्टी, जो भी ऑन करे उसको, वो क्या होना चाहिए, एफिशिएंट। चलिए, ये तो एजम्पशंस फोर्थ थ्योरम की। चलिए, सो टोटल मिला के आपका ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कवर हो गया है। अभी जो न्यूमेरिकल्स, इकोनोमेट्रिक्स हो गया, उसके बाद आपका मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स हो गया और स्टैटिस्टिक्स हो गया, ये निश्चित सर आपको कराएंगे नेक्स्ट सेशन में। चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।